डीके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों क्लास 7th का हमारे अतीत वाली जो सामाजिक ज्ञान की बुक है उसका पहला पाठ 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, एक बार ध्यान से सुनना इसको, ये आगे भी आपके काम आएगा। तो बच्चों जो हमारी किताब है हमारे अतीत, इसमें हम पढ़ेंगे इतिहास 700 ईस्वी से लेके 1750 ईस्वी तक। हम पूरी किताब में हमारे अतीत की जो पूरी किताब ये चलेगी क्लास 7 की, इसमें इतिहास केवल हम ये पढ़ेंगे 700 ईस्वी से लेके 1750 ईस्वी तक। छठवीं की क्लास में जो हमने पढ़ा था वो इससे पहले का इतिहास हमने पढ़ा था, और आगे पढ़ेंगे वो इससे आगे का इतिहास पढ़ेंगे। लेकिन हम क्लास 7 में पढ़ेंगे आज 700 से लेके 1750 ईस्वी तक का इतिहास केवल। बच्चों पाठ में है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, मतलब इन 1000 वर्षों में क्या क्या परिवर्तन हुए। 700 से 1750 तक हम चलेंगे तो इनमें क्या क्या परिवर्तन हुए, किस किस क्षेत्र में, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, धार्मिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, भवन किस प्रकार से बनाए जाने लगे। तो इस प्रकार की जानकारी हम यहाँ से लेंगे इस पाठ से। तो बच्चों हम सबसे पहले इसमें देखें कि जो मानचित्र बनाए सबसे पहले वो बनाए थे अरब का एक था भूगोल का जानकार अल इदरीसी। उसने 1154 में संसार के मानचित्र बनाए, और एक था फ्रांस का मानचित्र बनाने वाला, उसने भी भारतीय उपमहाद्वीप या संसार के नक्शे बनाए। अब इन जो नक्शे बनाए इनमें क्या चीज़ थी, जो बहुत पहले नक्शे बनाए थे लगभग 1154, ये 12वीं शताब्दी के आसपास जो नक्शे बनाए थे उनमें ऐसी क्या चीज़ थी जो आज भी समानता रख रही हैं, या कुछ अलग चीज़ें क्या थीं। भारतीय उपमहाद्वीप जो अल इदरीसी वाले नक्शे में हम देखें तो जो दक्षिण की जगह है आज के जो भारत में देखें वो उत्तर वाली स्थिति में बन गई थी। पहले जो दक्षिण के भारत में आज जो हैं, दक्षिण के भारत में क्या क्या हैं, जैसे हम देखें केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ये जो चीज़ें हैं वो अल इदरीसी वाले नक्शे में ऊपर बन गई थी। अर्थात जैसे श्रीलंका भी हमारे दक्षिण में है, वो भी ऊपर बना हुआ था वहाँ पे। और ये देखें कि अल इदरीसी और फ्रांस वाले नक्शों में क्या क्या समानताएं थीं। तो दोनों के मानचित्रों में हम देखें कन्नौज जैसे प्रसिद्ध शहर थे या जो प्रसिद्ध जगह थी वो दोनों के नक्शों में दिखाई गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप को जो फ्रांस के मानचित्रकार थे उन्होंने दर्शाया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में बंगाल, पंजाब, हरियाणा जो आज का है, जो आज का हमारा बंगाल है, पंजाब है, हरियाणा है, गंगा यमुना का जो मैदान है उसी को ही भारतीय उपमहाद्वीप की कल्पना की थी जो मानचित्र बनाने वाले थे। अब बच्चों ये मानचित्र क्या काम आते थे, ये मानचित्र काम आते थे जैसे बहुत से पहले यूरोप के व्यापारी थे, क्योंकि सबसे पहले जो विकास ज़्यादा किया था सबसे पहले वो यूरोप वालों ने ज़्यादा किया था। जैसे बच्चों आप आगे पढ़ेंगे वास्को डी गामा और कोलंबस, ये समुद्री यात्राएं इन्होंने की थी। तो यूरोप के जो लोग थे, नाविक थे या उनके व्यापारी थे, वो समुद्र में आने जाने के लिए या किसी जगह आने जाने के लिए मानचित्रों का उपयोग करते थे। अब हम देखें बच्चों आगे की इसमें पाठ में नई और पुरानी शब्दावली, किस प्रकार से नई शब्दावली और पुरानी शब्दावली में क्या क्या अंतर आए थे, क्या क्या शब्द चलते थे उस समय, क्या क्या प्रचलन में थे। जैसे हम देखें बच्चों आज के हिंदुस्तान, उसी को हम भारत बोलते हैं, उसी को इंडिया बोलते हैं, हमारे लिए तीनों का मतलब एक ही है। लेकिन पहले इस चीज़ का हिंदुस्तान का मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था पहले के समय में हिंदुस्तान का मतलब होता था कि जो हमारा गंगा यमुना का मैदान है, गंगा यमुना का मैदान बच्चों देखें थोड़ा सा नक्शा, ये दक्षिण भारत का जैसे मैंने नक्शा बनाया है, इसमें देखें गंगा यमुना का मैदान लगभग यहाँ के आसपास आता है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल यहाँ के आसपास का गंगा यमुना का मैदान आता है। पंजाब लगभग यहाँ पे आता है, ये गुजरात हो गया, ये यहाँ पे लगभग पंजाब आता है यहाँ, और हरियाणा भी पंजाब के नीचे आता है, यहाँ पे आता है। तो गंगा यमुना का मैदान, पंजाब, हरियाणा, ये ही हिंदुस्तान कहलाता था पहले। और दिल्ली के सुल्तान का जो राज मानते थे, जो पुराने समय के लोग मानते थे या मानचित्रकार मानते थे, वो गंगा यमुना और पंजाब हरियाणा इनके अधिकार को ही
हमारे भारत पर अधिकार मानते थे या दिल्ली के सुल्तान उनको मान के चलते थे। एक फारसी इतिहासकार आता है मिनास-ए-सिराज, उसने भी इसी प्रकार की कल्पना की थी कि जो हिंदुस्तान है वो गंगा यमुना का मैदान और पंजाब और हरियाणा है वो ही भारत है। गंगा यमुना का मैदान, पंजाब हरियाणा वो ही भारत है। आगे फिर अनेक वो आए, जैसे हम देखें फिर आए लगभग इसको 1526 में बाबर आए, अर्थात इसको बोले हम 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक आए। मुस्लिम शासकों ने भारत की या भारतीय उपमहाद्वीप की कल्पना कैसे की? उन्होंने बताया बच्चों कि जो यहाँ का भूगोल है, पहाड़ हैं, पशु पक्षी हैं, संस्कृति है, उसको एक तरह से भारत के रूप में उन्होंने देखा। किसने? प्रमुखतया से बाबर ने। जो सबसे पहला मुस्लिम शासक था भारत का वो बाबर था। अब देखें इसी से मिलता जुलता हिंदुस्तान शब्द जो बाबर ने इसको समझा था, भूगोल, पहाड़, पशु पक्षियों, संस्कृति को। अमीर खुसरो उस समय का एक कवि था, उसने भी हिंद की कल्पना की थी। इसी के लिए इन्होंने हिंदुस्तान शब्द दिया था, अमीर खुसरो ने शब्द दिया था हिंद। ये 14वीं सदी का एक कवि था अमीर खुसरो। उस समय बच्चों ये देखें कि जो विदेशी किसे कहते थे? विदेशी कहते थे जो मध्ययुग में हम देखें, मध्ययुग का मतलब लगभग हम बात करें 12वीं सदी के आसपास की बात करें बच्चों, 12वीं सदी के आसपास की बात करें तो अन्य गांव से आया हुआ कोई व्यक्ति, उसको हम विदेशी कहते थे पहले, या फारसी में उसको अजनबी कह के बोलते थे। और प्रारंभिक युग में यूँ देखें बच्चों कि जो वन में रहते थे और कुछ व्यक्ति, अधिकतर व्यक्ति गांव में रहते थे, तो गांव में जो व्यक्ति रहते थे वो वन वालों को वनवासी या विदेशी कहते थे। क्या कहते थे? विदेशी कहते थे। तो विदेशी की परिभाषा अब क्या है हमारे लिए? अब है एक देश से दूसरे देश में रहने वाला व्यक्ति, वो ही विदेशी कहलाएगा। लेकिन पहले ये धारणा थी कि कोई अन्य गांव में है तो भी वो विदेशी कहलाता था, फारसी में उसको अजनबी बोलते थे। और जो अन्य गांव से वन में रहता था उसको भी हम गांव के लोग उसको विदेशी कह के बोलते थे। आज हम एक से दूसरे देश में रहते हैं तभी विदेशी बोलते हैं। अब हम बच्चों ये देखें, आपके मन में भी ये प्रश्न आता होगा कि इतिहासकार जो होते हैं वो इतना इतिहास कैसे जुटाते हैं, उनके स्रोत क्या क्या स्रोत होते हैं, किस से वो सामग्री जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो हम बच्चों देखें इनके प्रमुख स्रोतों में सिक्के हैं, आभूषण हैं, बर्तन हैं जो खुदाइयों में मिलते हैं, जैसे क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा हड़प्पा की खुदाई, मोहनजोदड़ो की खुदाई और लोथल, ये विभिन्न जो प्राचीन सभ्यता के शहर मिले थे। ऐसे ही हथियार उनमें मिले थे। अभिलेख, राजा अभिलेख अपने कुछ लिखवाते थे, वो पांडुलिपि हाथों से लिखी जाती थी। स्थापत्य कला मतलब भवन निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, बहुत सारी लिखित सामग्री मिली थी, बहुत सारे चित्र मिले थे, हड्डियाँ मिली थी। उनसे इतिहासकार क्या करते हैं, उनके लिए स्रोत होते हैं, उनसे ये जानकारी इकट्ठी करते हैं, फिर इतिहास बनाते हैं कि प्राचीन समय में क्या क्या हुआ होगा। बाद में बच्चों आपको पता है कि धीरे धीरे 12वीं सदी के बाद में कागज़ का भी आविष्कार हो गया था। कागज़ का आविष्कार हो गया था तो इतिहास जानने के और भी स्रोत हो गए थे, और भी स्रोत हो गए। जब कागज़ पर लिखना शुरू हो गया था 12वीं सदी में, तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ लिखे गए थे। शासक जो राजा होते थे उनके क्या क्या शासन में क्या क्या हुआ, शासकों के वृत्तांत लिखा जाने लगे, और संतों के लेखन लिखे जाने लगे, उपदेश लिखे जाने लगे, और अर्जियां लिखी जाने लगीं। अदालतों के दस्तावेज वो भी लिखे जाने लगे, हिसाब तथा कर के खाते ये सभी लिखे जाने लगे। इससे क्या है, हमको इतिहास समझने में और ज़्यादा सहायता होने लग गई। जो उस समय रहते थे बच्चों, जैसे पुरानी पांडुलिपि होती थी, वो कभी कभी कीड़े लगने के कारण या काफ़ी समय तक रखे रहने के कारण ख़राब हो जाती थी। उनको आगे तक सुरक्षित रखने के लिए उनको लिपिक या नकल नवीस होते थे जो उनकी नकल उतारते रहते थे। ये लिपिक या नकल नवीस क्या होते थे बच्चों, कुछ उनकी समझ में नहीं आता था तो वो शब्दों में हेर-फेर कर देते थे और अपनी तरह से अपनी एक वो बना लेते थे, पांडुलिपि बना लेते। हर नकल नवीस की या लिपिक की एक अलग पांडुलिपि जैसे हो जाती थी।
और कुछ लघु चित्र या मिनिएचर भी बनने लगे। और ये सारी चीज़ें जब जो खराब होने लगी तो इनको सुरक्षित रखने के लिए एक अभिलेखागार, ऐसी जगह होती है अभिलेखागार, जहाँ पर दस्तावेज और महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, इतिहास से संबंधित चीज़ें होती हैं, वो सुरक्षित रखी जाती हैं। हम देखें बच्चों, एक दो लिपियों का बहुत ज़्यादा प्रचलन था पहले। एक थी नस्तलिखित लिपि, एक थी सिक्स्थ लिपि। नस्तलिखित लिपि और एक सिक्स्थ लिपि, ये बच्चों इनमें थोड़ा सा अंतर ये है कि ये लिखी जाती थी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी नस्तलिखित लिपि, और सिक्स्थ लिपि लिखी जाती थी बाईं से दाईं ओर, इस प्रकार से लिखी जाती थी। अब हम देखें, कोई भी जो लेखक होता था बच्चों, क्या करता था कि अपनी जो पांडुलिपि लिखी थी उसको क्या है, अगर उसमें कुछ उसको जानकारी मिलती तो उसको वो बदल भी सकता था। जैसे जियाउद्दीन बर्नी ने एक वृत्तांत लिखा था, और उसके पहले वृत्तांत लिखा था 1356 में, लेकिन उसमें कुछ उसने सुधार करके अपनी ही पांडुलिपि को फिर उसने 1358 में 2 साल बाद पुनः उससे अपने से प्रकाशित किया। तो बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अभी हम इसका सेकंड पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन है वो दबाना, और बच्चों इसमें कमेंट में कोई सुझाव देना कि किस प्रकार से और सुधार करना है इसमें। ठीक है बच्चों, नमस्कार बच्चों।